एंड पे हमने देखा था कि शुनची को ढूंढने के लिए उसके दोस्त फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन के नीचे पहुंचते हैं। बीटा पवेलियन को वापस देखने के लिए आते हैं तो वहां पर फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन के ऊपर से एनर्जी महसूस होती है, लोग भागते हुए उस तरफ जाते हैं। बुफेन कहता है कि फ्लाइंग ड्रैगन पीक के ऊपर से इतनी सारी एनर्जी कैसे निकल सकती है, लगता है कि वहां पर किसी ने रे फॉर्मेशन को यूज किया है, लेकिन इतनी सारी एनर्जी तो हमारे जो पैट्रियार्च थे वो भी इकट्ठी नहीं कर सकते थे। मोटू से कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी है, मुझे भी लगता है कि हमारे पैट्रियार्च ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या वाकई में शुनची हो सकता है। ये लोग जैसे भागते हुए माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी रे फॉर्मेशन होती है, तो उसे देखने के बाद जो लोग कहते हैं जो तो पूरे के पूरे फ्लाइंग माउंटेन को ही उसने कवर किया हुआ है। जो जियोमेंसर स्किल्स किसी के बहुत ज्यादा महान जियोमेंसर स्किल्स लगते हैं। अगर तो ये शुनची है तो फिर तो ये बड़ी कमाल की बात होगी, क्योंकि शुनची वाकई में अगर ऐसा कर सकता है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इसी के साथ ही मोटू को वहां पर अंदर कुछ दिखाई देता है। मोटू कहता है कि वहां पर कोई तो है, लगता है कि वो शुनची ही है। तो इसी के साथ ही जिंगशी भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है क्या वो शुनची है। वो कहती है शुनची शुनची मैं आ रही हूँ, तुम अभी तक जिंदा हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बुफेन उसे कहता है कि जिंगशी प्लीज आगे मत जाओ, वो रे फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम उसको टच करोगी तो फिर तुम जल जाओगे, इसलिए तुम्हें दूर रहना होगा। लगता है कि इस वक्त शुनची क्रिटिकल मोमेंट में है, यानी कि वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है। अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाया तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और हम लोग यहाँ पर उसकी कल्टिवेशन को बीच में रोक नहीं सकते, उसे करने दो जो वो कर रहा है। यहीं पर रुककर उसे देखना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जिंगशी कहती है ठीक है हम लोग यहीं पर रुकते हैं, और साथ ही वो सोच रही होती है शुनची प्लीज सेफ रहना। वो सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं, जबकि मैं शुनची अंदर में रे फॉर्मेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं शुनची कहता है कि मेरे पास जितने भी स्पिरिट जेम्स थे मैंने वो सारे के सारे यूज कर दिए, उन सभी को यूज करने के बाद मैंने फ्लाइंग ड्रैगन पीक के ऊपर रे फॉर्मेशन को क्रिएट किया ताकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी में एब्जॉर्ब कर सकूं। वक्त आ चुका है कि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी है उस सारी की सारी को मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑब्जर्व करना होगा। तो शुनची कहता है चलो फिर ठीक है अब आ जाओ, वो सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करने वाला है। शुनची जैसे वहां पर अपनी रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो वो सारी एनर्जी जो होती है वो बड़ी स्पीड के साथ रश थ्रू करते हुए शुनची की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया, जबकि वहां पर जो ड्रैगन होता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बना होता है वो आगे से रेजिस्ट कर रहा था। तो शुनची कहता है कि ये तो एनर्जी से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है, लेकिन ये यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है। बुफेन और बाकी के सभी लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं शुनची ने तो वाकई में फ्लाइंग ड्रैगन पीक के ऊपर से एनर्जी को बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन निकाल दिया। हमें तो लगा था कि इस माउंटेन का नाम सिर्फ ऐसे फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन रखा गया है, हालांकि यहाँ पर वाकई में एक असली का ड्रैगन है। तो शुनची अपने पास से कुछ चेन्स बनाता है और उन चेन्स के साथ उस ड्रैगन को वहां पर ट्रैप करने की कोशिश करता है। वो उस ड्रैगन को चेन्स के साथ बांध लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते जब तक कि मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। बुफेन कहता है कि ये बड़ा सा ड्रैगन जो कि एनर्जी के साथ कंडेंस हुआ है इस फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन पीक के ऊपर, क्या ही कहीं ये वाकई में ये लड़का इस सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब तो नहीं करने वाला, ये वाकई में ऐसा कर पाएगा, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। मोटू से कहता है कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो फिर ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, यहाँ तक कि ये जेट फायर सेक्टर के मास्टर को भी आसानी से मार पाएगा। तो बड़े से ड्रैगन को चेन्स के अंदर ट्रैप करने के बाद शुनची कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, आज यहाँ पर मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करूंगा या फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से डिस्ट्रॉय होना होगा। शुनची माउंटेन शॉक फिस्ट को यूज करते हुए एक जबरदस्त पंच मारता है तो माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। वो धमाका इतना पावरफुल होता है कि दूर तक उसकी तरंगे जाती हैं और हमारे जो दोस्त होते हैं शुनची के वो सभी लोग वहां पर पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। वो सभी लोग अपने आप को कवर कर रहे होते हैं और कहते हैं एनर्जी डिफेंस हमें क्रिएट करना होगा वरना हम लोग भी यहाँ पर इस एनर्जी के साथ जल जाएंगे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। शुनची ने वहां पर उसको पंच मारने के बाद ड्रैगन को अपने करीब ला लिया होता है और उस ड्रैगन को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करने लगा है। शुनची कहता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता नहीं है कि मैं इस ड्रैगन की एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर पाऊंगा। इसी के साथ उसे जुनजीर अपने मास्टर्स वहां पर पैट्रियार्च दिखाई देते हैं। वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, यहाँ पर इस ड्रैगन की एनर्जी को अपना बनाना ही होगा। अगर मुझे इन सभी लोगों का बदला लेना है तो फिर मुझे ये करना होगा, मुझे यहाँ पर अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए सब कुछ करना है। तो शुनची कहता है कि अब मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पर अपनी गोल्डन बुक को यूज करना है। तो अपनी गोल्डन बुक को यूज करते हुए कहता है गोल्डन बुक इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लो, इसको एनालाइज करो और उसके बाद सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करके दो। उसकी गोल्डन बुक जो होती है उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होती है और उसकी बॉडी चमकना शुरू हो जाती है। शुनची वहां पर ड्रैगन की एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो उसी के साथ ही हमारा शुनची ब्रेक थ्रू करता है। बुफेन कहता है कि ये यहाँ पर अपनी बॉडी को टेम्पर कर रहा है, उस सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के साथ साथ इसका लेवल अप हो रहा है। जिंगशी कहती है हाँ इसने लेवल अप कर लिया, इस वक्त शुनची रिफाइंड राम के 3rd लेवल तक पहुंच चुका है कि इसने एक रो में 2 लेवल्स को पार कर लिया, 2 लेवल्स के साथ ब्रेक थ्रू किया है। तो मोटू कहता है हाँ इसने वाकई में कर लिया, जबकि शुनची कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, मुझे भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए, मुझे और ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। तो शुनची और ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। तो बुफेन कहता है इसने कर दिखाया, जबकि मोटू चिल्लाकर कहता है कि ये हो क्या रहा है, हमारा शुनची रिफाइंड राम के 5th लेवल तक पहुंच चुका है, इतनी जल्दी कौन ब्रेक थ्रू करता है, ये एक ही रो में यहाँ पर 4 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो जिंगशी से कहती है कि ये सब कुछ फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन की एनर्जी की वजह से हो रहा है, ये जितनी ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा उतना ज्यादा ब्रेक थ्रू कंप्लीट
करेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी इसके पास होगी उतनी ज्यादा चांसेस है कि ये आगे अगले लेवल पे पहुंच सके। तो इसी के साथ ही बुफेन उन लोगों से कहता है कि जब हम लोग रिफाइंड राम के 5th लेवल तक पहुंचते हैं वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम लोग जहां से डायरेक्टली डिवाइन सेस्ट्री राम में पहुंच सकते हैं। फिर हम लोग जहां पर से लेवल्स को आगे बढ़ाए यानी रिफाइंड राम में आगे की तरफ बढ़े और उसके बाद 9th लेवल पर जाकर हम लोग डिवाइन सेस्ट्री राम में आगे बढ़े। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि अगर हम लोग 5th लेवल से आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा डिवाइन सेस्ट्री लेवल इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग 9th लेवल पर जाकर ब्रेक थ्रू करते हैं तो उसके बाद हमारा डिवाइन सेस्ट्री राम बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। देखते हैं कि जुनची यहाँ पर क्या करने वाला है। तुम्हारा जुनची वहाँ पर ये चूज नहीं करता, हमारा जुनची वहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चूज करता है, यानी कि वो लेवल्स को आगे बढ़ाना चूज करता है। तुम्हारा जुनची वहाँ पर कहता है कि अभी काफी नहीं है, अभी मुझे और ज्यादा एनर्जी चाहिए और वो और ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। तो मोटू कहता है जुनची इस वक्त रिफाइंड राम के 6th लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर और ज्यादा ऐसा कर सकता है? यहाँ पर रिफाइंड लेवल को कंप्लीट करना चाहता है, ये 9th लेवल तक इसको कंप्लीट करना चाहता है और डिवाइन सेस्ट्री राम में पहुंचना चाहता है। तो बुफेन कहता है आ जाता है कि रिफाइंड राम के 6th लेवल तक पहुंचने वाला बंदा जीनियस होता है। अगर यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करता रहेगा तो मुझे लगता है कि ये अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर लेगा, तो इसे यहीं पर रोकना होगा। तब के जिंगशी उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जुनची की बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि जुनची यहाँ पर अपने आप को संभाल सकता है, वो यहाँ पर इस कैटास्ट्रोफी से अपने आप को निकाल सकता है। जुनची वहाँ पर फाइनल ब्रेक थ्रू करता है। जैसे वहाँ पर फाइनल ब्रेक थ्रू करता है तो उसी के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसने यहाँ पर 9th स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जी फाइनली रिफाइंड राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका है, जबकि जिंगशी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। तुम्हारा जुनची ब्रेक थ्रू करने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर रिफाइंड राम के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, मुझे लगता है कितना काफी रहेगा, चलो यहाँ से बाहर निकलने का वक्त है। तुम्हारा जुनची वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है, मुझे लगता है कि सारी एनर्जी को यहाँ पर गैदर होने में हजारों साल लगे होंगे, पिछले हजारों साल से यहाँ पर इतनी सारी माउंटेन एनर्जी इकट्ठी हुई होगी और मैंने सारी की सारी को एक झटके में ऑब्जर्व कर लिया। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ पर सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद रे फॉर्मेशन खत्म होती है। रे फॉर्मेशन के खत्म होने के बाद जुनची के दोस्त भागते हुए आगे बढ़ते हैं। मोटू से कहता है तुम वाकई में यहाँ पर 9th स्टेज तक पहुंच चुके हो। बुफेन से कहता है कि जुनची मुझे नहीं लगता कि अब हिमालय फायर सेक्टर का मास्टर जो है पैट्रियार्च है वो भी तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा। जुनची उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, ये तो मेरे दोस्त हैं। उसी वक्त जिंगशी जो होती है वो सबसे पहले भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर जुनची के साथ चिपक जाती है। जुनची के पास जाती है और जाकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जुनची से कहता है कि ठीक है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुनची अपने दोस्तों से कहता है कि मैं इस वक्त रिफाइंड राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर अगर तुम्हें सच्ची बताऊं तो रिफाइंड राम का कोई भी एक्सपर्ट अब मेरे सामने नहीं टिक सकता। जहाँ तक के डिवाइन सेस्ट्री राम के कुछ एक्सपर्ट मेरे सामने नहीं टिक सकते। उनके अर्ली स्टेजेस में जितने भी लोग हैं मैं उन सभी लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ, यानी कि हिमालय फायर सेक्टर का एल्डर जो है वो तो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। बुफेन उसे कहता है तो जुनची मुझे ये बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तुम्हारा जुनची उसे कहता है कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ पर खून के बदले में खून लिया जाएगा। जुनची उसे कहता है कि तुम लोग वापस जाओ, जाकर लॉर्ड बीजिया को सारी बात बताना और तुम सभी लोग यहाँ पर रहो, यहीं पर तुम लोग सेफ रहोगे। जुनची उसे कहती है तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तुम्हारा जुनची वापस उसके पास आता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से मार नहीं सकता, मुझे अभी अपना बदला लेना है। जुनची अपना चोगा पहनता और कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं हिमालय फायर सेक्टर में जा रहा हूँ ताकि जाकर बदला लिया जा सके। तो जुनची कहता है कि हिमालय फायर सेक्टर मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मुझे निकल चुका है। जुनची बदला लेने के लिए जेट फायर सेक्टर की तरफ जा रहा था, हिमालय फायर सेक्टर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में वो जूझान सिटी की तरफ जाता है। जूझान सिटी में जब वो अपने घोड़ा लेकर चलता है सामने की तरफ जा रहा था, वहाँ पर कुछ लड़के बातें गा रहे होते हैं। में से कहता है कि मैंने सुना है बीटा पवेलियन जो कि 3 बड़े सेक्टर्स में से एक था 9 राम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हिमालय फायर सेक्टर मीटरराइट सेक्टर इन दोनों मिलकर 15 दिन पहले इस पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा उसे कहता है कि हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है, सिर्फ इतना नहीं बल्कि मैंने ये भी सुना है कि मीटरराइट सेक्टर को भी बर्बाद कर दिया गया है। जैसे वहाँ पर बीटा पवेलियन को बर्बाद किया गया उसी के साथ हिमालय फायर सेक्टर ने मीटरराइट सेक्टर के लोगों को धोखा दिया, मीटरराइट सेक्टर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तीसरा कहता है मुझे लगता है कि इस वक्त 9 राम में सबसे बड़ा सेक्टर हिमालय फायर सेक्टर बन चुका है क्योंकि वो बाकी सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। जबकि हमारा जुनची लोगों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है चलो शुक्र है कि मीटरराइट सेक्टर के लोग मेरे हाथों से बच गए, वो सभी लोग यहाँ पर खुद ही मारे गए, वरना वो सभी लोग मेरे हाथों से बहुत ही बुरी तरह से मरने वाले थे। वो काफी ज्यादा लकी हैं। हमारा जुनची वहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जैसे वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर कुछ लड़के पहले से चला रहे होते हैं क्योंकि सामने आग लगी होती है। तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, डू फैमिली की तरफ से ये आग निकल रही है, यानी कि डू फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है, हिमालय फायर सेक्टर के लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। कहता है कि मैंने हिमालय फायर सेक्टर के लोगों को वहां पर जाते हुए देखा है क्योंकि हिमालय फायर सेक्टर के लोग उन लोगों को सबमिट करवाना चाहते हैं लेकिन डू फैमिली उनके सामने घुटने नहीं टेकना चाहती। इसी वजह से वो डू फैमिली को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सभी लोगों को मार डालेंगे। मास्टर डू टियानलैंग उनके सामने घुटने टेकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उनके ऊपर सख्ती इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे डू को वहां पर भेजा था। उनका बेटा डू यानी कि यंग मास्टर डू, इनकी फैमिली का यंग मास्टर, वो बीटा पवेलियन में पढ़ता था। इसी वजह से हिमालय फायर सेक्टर के लोग इनके बहुत ज्यादा खिलाफ है और उनके सेक्टर को आज डिस्ट्रॉय कर देंगे। जुनची उनकी बातें सुनने
के बाद सोच रहा होता है क्या ये यहाँ पर ब्रदर मोटू की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो डू फैमिली का यंग मास्टर है और उसका नाम भी तो डू से शुरू होता है। शुंची कहता है कि ब्रदर डू, मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा और हिमालय फायर सेक्टर के सभी लोग मेरे हाथों से मरेंगे। में डू फैमिली का दिखाया जाता है, डू फैमिली को आग लगा दी गई होती है। हिमालय फायर सेक्टर के लड़के जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, डू फैमिली के बच्चों को वहाँ पर मार रहे होते हैं। फैमिली वालों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे हिमालय फायर सेक्टर के खिलाफ जाने की। तुम्हें बस इतना करना था कि हमारे सामने सबमिट करना था और अपने रिसोर्सेज हमारे हैंड ओवर करने थे और हमारे मास्टर को अपना मास्टर मानना था। लेकिन तुम लोगों की हिम्मत तो देखो कि तुमने जहाँ पर हमारे खिलाफ जाने का फैसला किया, तो अब जहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया जाएगा। इस बार जो हिमालय फायर सेक्टर के लड़के यहाँ पर आए होते हैं, उनका कैप्टन जो होता है उसका नाम शी वैंकिंग होता है। तो शी वैंकिंग वहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करवा रहा होता है, तो वो सभी बच्चे वहाँ पर बेचारे रो रहे होते हैं। कुछ लोग वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं और कह रहे होते हैं कि हिमालय फायर सेक्टर एक दिन हम तुम सभी लोगों को मार डालेंगे और तुमसे अपना बदला लेंगे। ताकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी वहाँ पर मलबे के नीचे दबे रो रहे होते हैं। मास्टर डू जो कि हमारे यंग मास्टर डू मोटू के फादर हैं, तो उनके सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि वैंकिंग, तुम जहाँ पर हमारी डू फैमिली को इस तरह डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है। तो शी वैंकिंग उसे कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारी डू फैमिली इस सिटी की सबसे बड़ी और पावरफुल फैमिली है, लेकिन इस वक्त हमारा हिमालय फायर सेक्टर 9 राम में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। हमने बाकी के सभी सेक्टर्स को हरा दिया, तो उन सभी को हराने के बाद हमारा सेक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। तो तुम्हें यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, जो हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा वो मरेगा। डो टियानलैंग उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम लोग तुम्हारी तरह यहाँ पर वॉच डॉग्स बिल्कुल भी नहीं बन सकते। ब्रदर डू की वहाँ पर बहन भी होती है। ब्रदर डू की बहन डू मिंगजुई कहती है इन सभी के सामने किसी बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है डैड, हम इन सभी लोगों को मार डालते हैं, इन सभी को मारना होगा और ब्रदर की मौत का बदला लेना होगा। इन सभी लोगों ने बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय करके मेरे ब्रदर की जान ली है। चीफ वैंकिंग कहता हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर आकर बदला ले सकते हो, हम बाकी सभी लोगों को मार डालेंगे लेकिन तुम्हें जिंदा रखेंगे क्योंकि तुम्हारे साथ तो मजे करने हैं। इसी के साथ ही वो अपना फ्लेम ब्लेड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो यंग मिस डू के करीब पहुंच जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि फादर भी वहाँ पर चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं मिंगजुई प्लीज वहाँ पर से हटो, लेकिन अब हटने का टाइम तो नहीं है, हटा नहीं जा सकता। इसी के साथ ही शी वैंकिंग जो अपनी तलवार को लेकर अटैक करता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो लेकिन तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। अब इस लड़की को ही देख लो, ये स्पिरिचुअल राम की एक्सपर्ट है और यहाँ पर हमारे जैसे फाइन राम के एक्सपर्ट के सामने किस तरह बातें करेगी, हमें रोक लेगी। जैसे उसकी तलवार जो होती है वो डू मिंगजुई के करीब पहुंच गई। इसी के साथ ही हमारा लिनफेंग वहाँ पर पहुंच जाता है, हमारे जुंची वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। जुंची शी वैंकिंग को किक मार तो शी वैंकिंग उठता है, पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है, वहाँ पर पटकने के बाद उठता है और कहता है कौन कमीना है जो हमारे बिजनेस में यहाँ पर अपनी टांग अड़ा रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग हिमालय फायर सेक्टर से यहाँ पर आए हैं, क्या तुम्हें हमारे यूनिफॉर्म्स देखकर पता नहीं चल रहा था। हमारा जुंची वहाँ पर अपना चौका उतारता है और कहता है कि मैं बीटा पवेलियन से जुंची हूँ। जुंची वहाँ पर कहता है कि मैं बीटा पवेलियन से जुंची हूँ। तो ये देखने के बाद तो शी वैंकिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यंग मिस और उसके फादर भी यहाँ पर जुंची का नाम सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से जुंची के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है। तो इसी के साथ ही यंग मिस टू आगे बढ़ती है, हमारे जुंची से कहती है जुंची ब्रदर जुंची, क्या तुम वाकई में वही ब्रदर जुंची हो जिसके बारे में मेरा ब्रदर मुझे बताता रहा है, उसने बहुत सारे लेटर्स में तुम्हारे बारे में लिखा, क्या तुम वही हो जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की परवाह करता है, हर वक्त ठगपुना झाड़ता रहता है, जो हर वक्त लड़कियां पटाने के बारे में सोचता रहता है और हर वक्त मजाक करता रहता है, जिंदगी में पता नहीं कभी फ्री भी हुआ है या नहीं। ये बताओ क्या मेरा ब्रदर अभी तक जिंदा है। तुम्हारा जुंची उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था नहीं, तुम्हें अपने ब्रदर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्रदर बिल्कुल ठीक है। और साथ ही अंदर से वो गुस्सा हो रहा था और कहता है उस मोटू कमीने को देखो तो सही, उसने यहाँ पर अपनी फैमिली के सामने मेरी नेगेटिव बातें की हैं, एक बार मुझे उसे मिलने दो, उसके बाद मैं उसे अच्छी तरह से पीटने वाला हूँ। जबकि दूसरी तरफ से शी वैंकिंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि हम लोग तुम्हें मार नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हें मारकर हमें बहुत सारा इनाम मिलने वाला है और तुम खुद से यहाँ पर हमारे सामने आ गए हैं, तो हम तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें मारने के बाद ले जाएंगे हिमालय फायर सेक्टर के मास्टर के पास, जहाँ पर हमें बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। तो बाकी सभी लोगों से कहता है लड़कों, यहाँ पर बाकी किसी को भी मारने से ज्यादा इस लड़की को मारने का क्रेडिट मिलने वाला है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को जिंदा पकड़ो या फिर मुर्दा पकड़ो, इसे लेकर चलते हैं और जाकर अपना इनाम लेते हैं। तो सभी लोग जो होते हैं वो हमारे जुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम इसे मार डालेंगे और अपना जाकर रिवार्ड लेंगे। जुंची सभी लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी को भी कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला, अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। और जुंची भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मास्टर डू से कहते हैं लड़के यहाँ पर बहुत सारे डिसेबल्स है, तुम इन सभी का मुकाबला अकेले नहीं कर पाओगे। और ऊपर से ये शी वैंकिंग जो स्पिरिचुअल राम के टॉप पर पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी रिफाइन लेवल पे पहुंचने वाला है, क्या तुम वाकई में इन सभी का मुकाबला कर सकते हो। बाकी के सभी डू फैमिली के मेंबर्स भी यही सोच रहे होते हैं, ये लड़का कुछ ज्यादा गुस्से वाला है, इसे लगता है कि ये अकेला इन सभी को मार सकता है। अगर यहाँ पर स्नीक अटैक की बात होती हो सकता था कि ये जीत सकता था, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्टली इनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि सामने से काफी सारे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। दूसरा डू फैमिली का मेंबर कहता है कि अफसोस ये लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा यंग एज में मरने वाला है। तीसरा कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये हमारी जान बचाने के लिए आया, लेकिन अफसोस ये खुद ही यहाँ पर मरने वाला है। तो डू मिंगजी भी इसे कहती है, डैड से कहती है कि डैड
डैड हमें भी जाकर इस लड़के की मदद करनी चाहिए, चले जल्दी से आगे बढ़े, इस लड़के की मदद करते हैं। हमारा जुंची जो होता है वो उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा था। हमारा जुंची सिर्फ और सिर्फ 2 उंगलियों को यूज करते हुए सभी लड़कों के ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और कहता है कि तुम सभी लोग मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। सभी के ऊपर अटैक करने के बाद जब हमारा जुंची आगे गुजर जाता है तो इसी के साथ इन सभी के ऊपर स्लो अटैक होता है और वो सभी लोग वहीं पर गिरते हैं और मर जाते हैं। देखने के बाद डू फैमिली के मेंबर्स कहते हैं ये क्या, इस लड़के ने तो यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के बहुत सारे डिसेबल्स को मार दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अकेले। आखिर ये लड़का कौन है? ये यंग मैन तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है ये स्पिरिचुअल राम से ऊपर जा चुका है, ये रिफाइंड लेवल में है। जबकि डू मिंगजी वहाँ पर मां जुंची की तरफ देखकर सोच रही होती है ये मेरे ब्रदर से थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है और इसकी कल्टीवेशन लेवल मेरे ब्रदर से भी ज्यादा है। मास्टर डू से कहता है कि लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जुंची कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी डू कीजी मेरा फ्रेंड है तो उसके लिए मुझे ये करना ही था, तो मैंने यहाँ पर आपकी जान बचाकर उसके ऊपर एक एहसान किया है। जुंची उन लोगों से कहता है कि अब जबकि हिमालय फायर सेक्टर के सभी लोग मर चुके हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मास्टर डू से कहते हैं लड़के रुको, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हें पता है कि मेरा बेटा कहाँ पर छुपा हुआ है? अगर तुम्हें पता है तो जल्दी से वापस जाओ, जाकर उनको बोलो कि वहाँ पर से निकल जाए, उनके हाइड आउट से वहाँ से निकल जाए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सुना है। जुंची से कहता है तुम लोगों ने क्या सुना है? तो मास्टर डू से कहते हैं कि मैंने सुना है शिव वैंकिंग बात कर रहा था। शिव वैंकिंग ने कहा कि उसने हमारे शेल्टर को ढूंढ लिया, यानी कि बीटा पवेलियन का जो शेल्टर है जहाँ पर वो सभी लोग छुपे हुए हैं, उनके शेल्टर को ढूंढ लिया है। उसने अपने कुछ डिसेबल्स को वापस भेजा है उनको रिपोर्ट करने के लिए हिमालय फायर सेक्टर के लोगों को। अगर उस डिसेबल्स वापस पहुंच गए, जाकर उन्हें रिपोर्ट कर दी, तो शेल्टर में जितने भी बीटा पवेलियन के बच्चे कुछ लोग हैं उन सभी को भी आकर मार डालेंगे। जुंची ये बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से भागता हुआ उन लोगों को पकड़ने के लिए जाता है जो कि मैसेज देने के लिए हिमालय फायर सेक्टर की तरफ निकले हैं। अब लिन फेंग इस वक्त जेट फायर सेक्टर के दरवाजे के बाहर पहुंचता है, मेन गेट जेट फायर सेक्टर का, जहां पर माउंटेन फूट होती है और वहां पर जहां पर भी जेट फायर सेक्टर के लोग होते हैं, लेकिन असल का जेट फायर सेक्टर का जो पैट्रियार्च और बाकी का पूरा सेक्टर है वो माउंटेन के ऊपर है। माउंटेन फूट के ऊपर वहां पर सीन दिखा रहे होते हैं, वहां पर कुछ फैमिलीज के लोग होते हैं, कुछ फैमिलीज के हेड होते हैं जो कि कुछ सामान लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन वो सभी लोग वहां पर अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को लेकर उन सभी के सामने पेश कर रहे होते हैं। वहां पर जो भी उनके सामने हिमालय फायर सेक्टर का बंदा खड़ा होता है उसको दे रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। उनके पास काफी कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, किसी के पास कुछ स्पेशल जड़ी बूटियां होती हैं, कोई स्पेशल खजाना, कोई स्पेशल ट्रेजर जो उनकी फैमिली के हीरोलूम्स होते हैं वो उन सभी को लेकर उनके सभी के सामने रख रहे होते हैं। अब उनके सामने व्हाइट फ्लेम माउंटेन का जो लॉर्ड होता है वो उनके सामने खड़ा होता है, ये हिमालय फायर सेक्टर का ही एक एल्डर है। तो जब लोग पावर में होते हैं तब बाकी के सभी लोग उनकी चापलूसी करने के लिए तो आते हैं, तो ये सभी क्लैन हेड्स जो होते हैं यहाँ पर यही करने के लिए आए होते हैं, उनके सभी के सामने अपने रिवार्ड्स रख रहे होते हैं ताकि वो खुश हो जाएं। तो व्हाइट फ्लेम जो लॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम सभी लोग हमारा साथ दे रहे हो। जबकि हिमालय फायर सेक्टर बाकी के सभी सेक्टर से सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है, 9 राउंड्स में कोई भी हमारे हिमालय फायर सेक्टर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। तुम सभी लोगों के लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम सभी लोग हमारे सामने सबमिट करवा दो, क्योंकि तुम हमारे हिमालय फायर सेक्टर के साथ अगर मिल जाते हो और हमें हमारे सामने सरेंडर करते हो तो फिर आज के बाद तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा, कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। सभी लोग उसे कहते हैं कि माउंटेन लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि अंदर से वो सभी लोग उसे गालियां दे रहे होते हैं। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हिमालय फायर सेक्टर ने बाकी सभी सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब ये लोग लैंडलॉर्ड बन चुके हैं, 9 राउंड में सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोग तो इतने पावरफुल नहीं है कि हम लोग जेट फायर सेक्टर का मुकाबला कर सके, और ये लोग बहुत ज्यादा जालिम है। हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से इन्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दे रहे, बल्कि हमें मजबूरी में ये देना पड़ रहा है। तो इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से काफी बड़ा फायर का एक गोला दिखाई देता है जो कि उसी तरफ आ रहा होता है। वो फायर का गोला वहां पर आकर गिरता है और हिमालय फायर सेक्टर के लड़के जो होते हैं वो उड़ते हुए साइडों के ऊपर गिरते हैं और सभी लॉर्ड्स जो होते हैं वो भी भागते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कौन आ गया है, जहाँ पर कोई आ गया है जिसने अटैक किया है। जुंची ने वहां पर एक जबरदस्त लैंडिंग मारी होती है। जुंची वहां पर लैंडिंग करने के बाद उनके सामने उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि व्हाइट फ्लेम लॉर्ड उसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हिमालय फायर सेक्टर की माउंटेन फुट में आने की, तुम यहाँ पर आकर कर क्या रहे हो और हमारे पर अटैक कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कौन है। जुंची उसे कहता है कि मैं बीटा पवेलियन से जुंची हूँ, यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। सुनने के बाद बाकी के सभी लोग कहते हैं कि ये वाकई में वही जुंची है जिसने माउंटेन लॉर्ड के बेटे को मारा था। तो जेट फायर सेक्टर के पैट्रियार्च ने इस लड़के के सर के ऊपर इनाम भी रखा हुआ है, जो भी इसको ढूंढेगा उसे बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा, क्योंकि इस लड़के ने माउंटेन लॉर्ड के दोनों बेटों की जान लिया, तो इसी वजह से इस लड़के को ढूंढा जा रहा है। ये लड़का खुद यहाँ पर क्या करने के लिए आया, कहीं ये लड़का यहाँ पर सुसाइड करने के लिए तो नहीं आया। लेकिन जरा देखो तो सही, ये लड़का पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्या ये वाकई में यहाँ पर अकेले पूरे के पूरे जेट फायर सेक्टर को यहाँ पर चैलेंज कर सकता है। तो व्हाइट फ्लेम लॉर्ड वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद ही यहाँ पर चले आए। तो फिर साथ ही अपने डिसाइपल से कहता है डिसाइपल चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसको पकड़ लो, चलो 4 20 रे फॉर्मेशन को बनाओ और इस लड़के को ट्रैप कर लो, क्योंकि हमें अपने लॉर्ड के पास से लेकर जाना है। तो वहाँ पर से
चार लड़के आगे बढ़ते हैं और स्पेशल 4 फीस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। वहाँ पर उन सभी के पास अपने बीस्ट होते हैं, सभी अपने अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं। ये उन सभी की गार्डियन स्पिरिट्स होती है। तो वो गार्डियन स्पिरिट्स जो होती है वहाँ पर रे फॉर्मेशन के साथ मा लिंजुई के ऊपर जुनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जबकि व्हाइट फ्लेम लॉर्ड कहता है, लड़के क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन की पावर कितनी है? इस रे फॉर्मेशन की जो पावर है वो इस वक्त डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल के बराबर पहुंच जाती है जब हम लोग इस रे फॉर्मेशन को परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब यह है कि लड़के तुम जहाँ पर मरने वाले हो, तुम मरने के लिए यहाँ पर चले आए। हमारा जुनची उन लोगों से कहता है कि अगर पास्ट में यहाँ पर मैं होता, यानी कि मैं कमजोर वाला यहाँ पर होता, तो फिर मैं इस रे फॉर्मेशन से जरूर डरता और मैं इस रे फॉर्मेशन को रोक भी नहीं पाता। लेकिन अब जबकि मैं खुद भी फाइन राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं आसानी से इस रे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पाँव के साथ। हमारा जुनची अपने पाँव को ऊपर उठाता है, ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है। जैसे हमारा जुनची ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है तो ये सिर्फ एक स्टॉम्प हुई, लेकिन स्टॉम्प के साथ पूरे का पूरा ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर इतनी पावरफुल प्रेशर निकलता है कि वो रे फॉर्मेशन और उनकी गार्डियन स्पिरिट्स वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये देखने के बाद वो सभी डिसाइपल्स कह रहे होते हैं क्या हुआ, क्या कोई अर्थक्वेक आया है, अचानक से ग्राउंड के हिलना शुरू हो गया। दूसरा डिसाइपल उसे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि जुनची ने स्टॉम्प किया है, यानी कि अपने पाँव को ग्राउंड के ऊपर मारा है। तो उसके बाद हमारा जुनची बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है सभी के ऊपर अटैक करने के लिए और उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, साथ ही उन सभी के रे फॉर्मेशंस को भी तोड़ देता है। सभी के रे फॉर्मेशंस जो होती हैं वो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ टूट जाती हैं, सभी के सभी गार्डियन स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और सभी लड़के जो होते हैं सारे के सारे ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हमारा जुनची सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। सभी के सभी डिसाइपल्स ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, यहाँ फिर आधे मर जाते हैं। तो व्हाइट फ्लेम लॉर्ड भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? क्योंकि सभी लॉर्ड्स वहाँ पर सोच रहे होते हैं जुनची ने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ बीस्ट रे फॉर्मेशन को तोड़ दिया, जो कि जेट फायर सेक्टर वालों की पावरफुल रे फॉर्मेशन थी। है कि जुनची ने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज किया है, जुनची के पास अभी भी बहुत सारी स्ट्रेंथ बाकी होगी। क्या ये वाकई में यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर को हरा सकता है और इनको हराकर दोबारा से अपने बीटा पवेलियन को खड़ा कर सकता है? जबकि हमारा जुनची वहाँ पर सोच रहा होता है कि उस ड्रैगन माउंटेन के ऊपर से सारी की सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेने के बाद अब ये वाली रे फॉर्मेशन ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बस छोटी मोटी रे फॉर्मेशन है। तो व्हाइट फ्लेम लॉर्ड जो होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अब मुझे यहाँ पर इसको रोकना होगा। लोगों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, अब फॉर्मेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अटैक करो। तो उसके पास बचे कुछ डिसाइपल्स होते हैं वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी तलवारें उठाते हैं और डायरेक्टली अटैक करने लगे हैं। और साथ ही वो बातें भी कर रहे होते हैं। एक उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे जेट फायर सेक्टर को चैलेंज करने की, आज तुम्हें मरना होगा। दूसरा उसे कहता है हम लोग बीटा पवेलियन की रेजिस्टेंस को खत्म कर देंगे, अगर ये लड़का यहाँ पर मारा जाता है तो उसका मतलब यह है कि बीटा पवेलियन से दोबारा कभी भी कोई अपना सर नहीं उठाएगा। अभी जुनची के काफी करीब पहुंच जाता है, जबकि माँ जुनची कहता है कि तुम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ लूजर्स, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मार सकते हो। और माँ जुनची वहाँ पर माउंटेन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड को यूज करता है। जुनची ने वहाँ पर माउंटेन शॉक फिस्ट को थोड़ा सा चेंज करके उसको ब्लेड का नाम दे दिया। उसकी कोई वो सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और एक ब्लेड की तरह उसकी स्लैशेस निकलती हैं। सभी डिसाइपल्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हमारे जुनची ने वहाँ पर एक और झटके में बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया। देखने के बाद बाकी फैमिली लॉर्ड्स जो होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, ये लड़का वाकई में स्ट्रॉन्गर हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि जेट फायर सेक्टर के पैट्रियार्च से आकर फाइट करने वाला है। अगर पैट्रियार्च ने हमें यहाँ पर देख लिया तो हम लोग मुफ्त में मारे जाएंगे, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, हमें जुनची से फाइट नहीं करनी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सभी लोग भागकर जा रहे होते हैं। तो व्हाइट फ्लेम माउंटेन लॉर्ड जो होता है वो चिल्लाकर उनसे कहता है तुम सभी कमीनों, थोड़ी देर पहले तुम सभी लोग मुझे गिफ्ट दे रहे थे, अब यहाँ पर तुम सभी लोग भागकर जा रहे हो, यहाँ पर और मेरा साथ दो। लेकिन कोई भी नहीं रुकता, वो सभी लोग भाग जाते हैं। व्हाइट फ्लेम लॉर्ड वहाँ पर अकेला होता है, हमारा जुनची अब उसके पीछे खड़ा होता है। व्हाइट फ्लेम लॉर्ड उसे कहता है लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। वो पीछे की तरफ देखता है तो जुनची उसके सामने खड़ा होता है। जुनची उसे कहता है क्या तुम इस कंडीशन में हो कि तुम बाकी सभी लोगों से यहाँ पर बात कर सको या फिर उन सभी को यहाँ पर रोक कर रख सको? तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारा जुनची जो होता है उसके ऊपर अटैक करने लगा है, जबकि व्हाइट फ्लेम माउंटेन लॉर्ड वो भी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि मैं व्हाइट फ्लेम का माउंटेन लॉर्ड हूँ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर सकता या फिर मैं तुमसे डरता हूँ? मैं यहाँ पर इनफाइन राम के पीक पर पहुंच चुका हूँ, जल्दी मैं भी डिवाइन एंसेस्ट्री राम में पहुंचने वाला हूँ, यानी कि मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं तुमसे फाइट करूंगा। हमारा जुनची उसकी तरह तलवार करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, मुझे लगता है कि तुमने सारे एलिक्सर्स को लेने के बाद अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाया है। तो ये बात सुनने के बाद वो भी चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? वो कहता है मेरी बहन जो है वो पैट्रियार्च की वाइफ है, इसी वजह से मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया। मैंने अपनी बहन से कहकर बहुत सारे एलिक्सर्स मंगवाए थे अपने पैट्रियार्च के पास से और वो सारे मैंने ले लिए ताकि मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकूं। जबकि हमारा जुनची उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होती, तो जुनची आगे बढ़ता और कहता है कचरे कहीं कि अब तुम मरने वाले, और उसके मुंह पर एक पंच मारता है। तुम्हारा जुनची का एक सिंपल सा पंच उसके लिए काफी होता है, वो उठता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है, उसकी गेम ओवर हो जाती है और यहीं पर वो भी मर जाता है। क्योंकि बच्चे कुछ डिसाइपल्स कहते हैं जो तो बहुत ही बुरा हुआ, व्हाइट फ्लेम माउंटेन लॉर्ड मर चुके हैं, हमें जाकर पैट्रियार्च को बताना होगा, चलो जल्दी से भागते हैं। सभी लोग भागते हुए माउंटेन की तरफ ऊपर चले जाते हैं।
सीढ़ियां चढ़कर, क्योंकि वहाँ पर उनका सेक्टर का बेस ऊपर होता है। कहते हैं जाकर पैट्रियार्च को बताते हैं कि जुनची आ चुका है और जुनची ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। जुनची कहता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा। जुनची बड़ी स्पीड के साथ उन सभी के पास से होकर आगे गुजर जाता है। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है। रास्ते में जितने डिसेबल्स आते हैं सभी को मार देता है। कोई एक भी जिंदा नहीं बच पाता। जुनची जब माउंटेन के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि पैट्रियार्च कहाँ पर हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो आज यहाँ पर तुम्हारे किस्मत का फैसला होने वाला है। जो तुमने किया है अब तुम्हें उसका सिला मिलने वाला है। तो जैसे वहाँ पर चलाकर कहता है जेट सेक्टर के पैट्रियार्च, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। सभी डिसाइपल्स कहते हैं कहीं जुनची यहाँ पर हमारे माउंटेन लॉर्ड को चैलेंज करने के लिए तो नहीं आया, जी हमारे पैट्रियार्च को चैलेंज करने के लिए आया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। पता भी है कि माउंटेन लॉर्ड कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। हमारे पैट्रियार्च इस वक्त 9 एंसेस्ट्री राम में पहुंच चुके हैं, यानी कि वो इस 9 राम में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुके हैं। ये लड़का तो यहाँ पर खुदकुशी करने के लिए है, इसे अपनी लिमिट्स के बारे में पता ही नहीं है। माउंटेन लॉर्ड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि किसने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को भंग करने की कोशिश की है, जिसने भी ये किया है वो मेरे हाथों से मरेगा। पैट्रियार्च वहाँ पर पहुंच जाते हैं। पैट्रियार्च क्योंकि इस वक्त डिवाइन एंसेस्ट्री राम में पहुंच चुके हैं तो इसी वजह से उन्हें लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पैट्रियार्च आ चुके, पैट्रियार्च आ गए। पैट्रियार्च प्लीज इसको मार डाले, ये बीटा पवेलियन का जुनची है, इसने आपके बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया और आपके दोनों बेटों को भी इसी ने मारा था। पैट्रियार्च वहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जुनची मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि मुझे लगा कि शायद हमने तुम्हें खो दिया और तुम कहीं पर जाकर छुप गए हो, लेकिन तुम तो खुद ही यहाँ पर चले आए, तो यहाँ पर मेरे हाथों से ही मरोगे। जबकि हमारा जुनची अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि तुमने हमारे बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे एल्डर्स हमारे फेलो डिसाइपल्स को मार दिया, आज तुम्हें इस बात का बदला चुकाना पड़ेगा। पैट्रियार्च कहते हैं चलो देखते हैं कौन यहाँ पर किसका बदला चुकाता है। फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम तो अभी सिर्फ रिफाइन लेवल पहुंचे हो, जबकि मैं यहाँ पर रिफाइन एंसेस्ट्री राम में पहुंच चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। जुनची से कहता है कि तुम्हारे दोनों बेटे वो दोनों मेरे हाथों से मरे थे और अब यहाँ पर तुम भी मेरे हाथों से मरने वाले हो और तुम तीनों हेल में जाकर एक दूसरे के साथ यूनाइट होने वाले हो। सुनते ही पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जुनची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटों का नाम कैसे लिया। डिसाइपल्स जो होते हैं वो अपने पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। लगता है कि जुनची ने रिफाइन लेवल के 9th लेवल को अचीव किया, इसी वजह से इसने व्हाइट फ्लेम माउंटेन लॉर्ड को भी मार दिया और हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया। इसकी पावर्स बहुत ज्यादा अनयूजुअल हैं। 9 लेवल की पावर्स के मुकाबले में इसकी पावर्स में वो काफी ज्यादा हैं। इसने व्हाइट फ्लेम माउंटेन लॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में मार दिया, तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होगी। पैट्रियार्च कहते हैं तो अच्छा तो ये बात है। तो पैट्रियार्च में जुनची से कहते हैं लड़के लगता है कि तुमने वाकई में ये सब कुछ किया है जो ये सभी बता रहे हैं, लगता है कि तुमने अपनी रिफाइंड राम को 9th लेवल तक मास्टर किया है। तुम्हारा जुनची से कहता है देखते हैं कि यहाँ पर मेरा 9th लेवल का रिफाइंड लेवल तुम्हें हरा पाता है या नहीं। तुम्हारा जुनची उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा जुनची वहीं पर से अपने पंच को रेडी करता है और उसे पंच मारता है। जुनची का जो पंच होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हमारा जुनची माउंटेन शार्क फिस्ट को यूज करते हुए जब उसे पंच मारता है तो पैट्रियार्च भी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। यहाँ पर दो पैट्रियार्च में फाइट स्टार्ट हो चुकी है, दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। तो बाकी के सभी डिसाइपल्स अपने आप को कवर दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जुनची इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया। ये यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च के साथ हेड टू हेड फाइट कर रहा है। इसने पहले पैट्रियार्च के ऊपर अटैक किया, इसका मतलब ये है पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसी वजह से इसे पता है कि पैट्रियार्च को हरा सकता है, तभी तो यहाँ पर फाइट करने के लिए आया होगा। इसकी पावर्स बहुत ज्यादा मॉन्स्टरस हैं। अगर इस लड़के को यहाँ पर नहीं मारा गया तो फ्यूचर में ये लड़का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा जेट फाइट सेक्टर यहाँ पर बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। जुनची से पंच मारने के बाद पीछे की तरफ फटता है, जबकि माउंटेन लॉर्ड भी पीछे की तरफ फटता है। दोनों की हालत सेम ही होती है, यानी कि दोनों के पंचेस की पावर एक जितनी थी। जुनची कहता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसकी पावर लेवल्स जो है ये रिफाइंड एंसेस्ट्री राम में पहुंच चुकी है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर किसी एक ही मूव के साथ इसको मारना होगा। इस तरह डायरेक्टली अटैक करने के साथ मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे इसके पास स्नीक अटैक करना और सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला है। जबकि पैट्रियार्च उसे कहते हैं तुम तो रिफाइंड राम के 9th लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड लेवल में हो, तुम डिवाइन एंसेस्ट्री राम तक नहीं पहुंच सकते। ताकि तुम डिवाइन एंसेस्ट्री राम में पहुंचते नहीं हो तब तक तुम मुझसे फाइट करके मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इस बारे में तो सोचना मत। अपने डिसाइपल्स होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे माउंटेन लॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारे माउंटेन लॉर्ड बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, देखो जरा उन्होंने कितनी आसानी से हरा दिया। जुनची से लगा था कि ये हमारे माउंटेन लॉर्ड को हरा सकता है। बहुत ही जल्दी हमारा जेट फायर सेक्टर जो है पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगा क्योंकि हमारा सेक्टर 9 राम्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो हिमालय फायर सेक्टर के पैट्रियार्च जो होते हैं अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि बीटा पवेलियन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। आज यहाँ पर तुम्हें मारा जाएगा और बाकी के बचे कुचे जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन सभी को ढूंढ कर मारा जाएगा ताकि कोई एक भी जिंदा ना बचे। कि मैं जुनची से कहता है तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तो फिर ठीक है प्लीज मुझे मार कर दिखाओ। जुनची वहीं पर अपनी गार्डियन स्पिरिट को बुलाता है। हमारा जुनची अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाता है, जबकि दूसरी तरफ से पैट्रियार्च अपने फायर बॉल के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। उनके स्पेशल पाम जिसको जेट फायर पाम कहते हैं उसके साथ हमारे जुनची के ऊपर अटैक करते हैं। वो पाम हाथ आग से बनी हुई एक बहुत ही बड़ी पाम होती है जो जुनची की तरफ आगे बढ़ी होती है। जबकि हमारे जुनची ने अपनी गार्डियन स्पिरिट को रिलीज किया हुआ है। गार्डियन स्पिरिट को रिलीज करने के बाद हमारा जुनची कहता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ
एक ही मौका है, मुझे इसी एक चांस को गेट करना होगा और इसके ऊपर अटैक करना होगा। पर एक जबरदस्त धमाका होता है, इसी धमाके के साथ ही वहाँ पर बहुत सारी फायर निकलती है। सभी डिसाइपल्स वो भी उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरते हैं क्योंकि वो धमाका बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसका प्रेशर इतना होता है कि सभी डिसाइपल्स जो होते हैं काफी दूर जाकर गिरते हैं और कहते हैं कितनी ज्यादा पावरफुल फोर्स कहाँ से निकल रही है, क्या ये जुंची की फोर्स है या फिर हमारे लॉर्ड की फोर्स है, पता नहीं है वहाँ पर कौन जीता होगा। इतनी पावरफुल फोर्स के बाद लगता नहीं है कि बैटल और ज्यादा कंटिन्यू रह सकती है, दोनों में से एक ना एक तो मर चुका होगा। तो वहाँ पर सामने की तरफ धमाका होने के बाद दिखाते हैं कि जब वहाँ पर से धुआं हटता है, हिमालय फायर सेक्टर वालों का जो नेम प्लेट होता है वो भी टूट चुका होता है। सेक्टर की नेम प्लेट टूटना ऐसी है जैसे कि सेक्टर का बर्बाद हो जाना। तो डिसाइपल्स जख्मी हालत में उठते हैं और अपने मेमोरियल गेट की तरफ देखते हैं और कहते हैं जी क्या हमारा हिमालय फायर सेक्टर क्या जी हार चुका है, हमारी तो नेम प्लेट भी टूट चुकी है। वो साइड के ऊपर देखते हैं, वहाँ पर चीज टूट चुकी होती है, पूरी की पूरी माउंटेन डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। जबकि वहाँ पर दिखाते हैं पैट्रियार्च अभी तक जिंदा होते हैं और जुंची वहाँ पर अच्छी खासी कंडीशन में होता है, यानी जुंची की कंडीशन पैट्रियार्च से ज्यादा बेहतर होती है। तो पैट्रियार्च जख्मी हालत में जुंची के सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे पास कोई स्पेशल बॉडी है, आई तुम्हारा अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। जुंची वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है उसी के साथ ही पैट्रियार्च देखकर उन्हें झटका लगता है। पैट्रियार्च कहते हैं तो तुम पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो जुंची उसे कहता है हाँ ये बात सच है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च कहते हैं तो अब मुझे समझ आई कि तुम यहाँ पर कैसे इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि तुम पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही रेयर बॉडी है जो कि पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और इसी के साथ ही पैट्रियार्च कहता है कि यहाँ पर मेरा हारना लिखा हुआ था और हिमालय फायर सेक्टर का पैट्रियार्च ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वहीं पर गिरकर मर जाता है। बाकी के सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, जुंची ने हमारे लॉर्ड को मार दिया, हमारे लॉर्ड इतनी जल्दी कैसे हार सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पांच में। जुंची ने हमारे लॉर्ड को हरा दिया, लॉर्ड मर चुके, अब हम लोग क्या करें, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर हम लोग यहाँ पर जुंची से बदला लें। तो वो सभी लोग अपनी तलवारें उठाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने पैट्रियार्च का बदला लेना है, चलो जल्दी से आओ, पैट्रियार्च का बदला लेते हैं, इसको मार डालते हैं। ऐसे वो सभी लोग जुंची पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जुंची उन सभी के ऊपर स्लैशेस गाता और उन सभी के ऊपर स्लैशेस गाता ताकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाएं। तो वो सभी लोग पीछे की तरफ भागते हैं। तो मैं जुंची सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी का लॉर्ड मर चुका है, तुम में से किसी ने भी यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश की तो मैं सभी को मार डालूंगा। लेकिन हमारे जुंची ने डायरेक्टली इन सभी डिसाइपल्स को नहीं मारा। तो यहाँ पर केस लिनफेंग जैसा ही है कि इसके सेक्टर को बर्बाद किया गया, डिसाइपल्स को मारा गया, लेकिन जुंची ने सभी डिसाइपल्स की जान नहीं ली। तो ऐसा होता है एक हीरो। सभी लड़के उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। जब वो सरेंडर कर देते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तुम जो भी हमसे चाहो वो करने को तैयार है, बदले में मारना मत। तो जुंची सभी की जान बख्श देता है। तो यहीं से हमें नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन फूड का दिखाया जाता है, जहाँ पर सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ लोगों को दिखाते हैं। ये सभी लोग जो होते हैं बीटा पवेलियन के सर्वाइवर होते हैं और उनके साथ डू फैमिली के लोग होते हैं। तो डू फैमिली के डू किसी के फादर उनसे कहते हैं कि जुंची ने कहा था कि हम सभी को जाकर छुपना है, जबकि हम सभी लोग यहाँ पर उनको मारने के लिए ऊपर चले जा रहे हैं। हम लोग हिमालय फायर सेक्टर की तरफ क्या करने के लिए जा रहे हैं। मास्टर बीजिया सबसे आगे होती है। मास्टर बीजिया कहती है कि हम लोग जुंची को वहाँ पर अकेले मरने नहीं दे सकते, हम सभी को वहाँ पर जाकर उसे बचाना होगा, अगर बचा नहीं पाए तो हम सभी लोग एक साथ मरेंगे।